हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड मोल कॉन्सेप्ट में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो वहां हम लोग ने पढ़ा था परसेंट बाई मास के बारे में, जिसको वेट बाय डब्ल्यू बोल रहे थे। फिर पढ़ा था परसेंट बाई वॉल्यूम के बारे में, जिसको परसेंट वी बाई वी बोल रहे थे। फिर हम लोग ने पढ़ा था परसेंट डब्ल्यू बाई वी के बारे में। फिर पढ़ा था मोलैलिटी के बारे में, फिर मोलैलिटी के बारे में, फिर मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो आज हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग पीपीएम बोलते हैं। पीपीएम मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अब बच्चों इसको हम लोग कब यूज करते हैं, जब सोल्यूट क्या होता है, किसी भी सोल्यूशन में बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तब हम लोग इस यूनिट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे वाटर की हार्डनेस निकालेंगे, तो वहां हम लोग पीपीएम टर्म का यूज करेंगे। तो पीपीएम मतलब सिर्फ कितना होता है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में सोल्यूट 1 मिलियन अगर तुमने सोल्यूशन लिया तो सोल्यूट कितने पार्ट है, उस वैल्यू को बोलते हैं पीपीएम। तो देखो यहां पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, पीपीएम व्हेन द सोल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट देन दिस कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन एवरी 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन। आ रही बात समझ में आप लोगों को। फिर देखो लिखा हुआ पीपीएम कैन बोथ बी इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ मोल, यानी पीपीएम को आप मास के टर्म में भी एंड मोल के टर्म में भी, दोनों टर्म में लिख सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको कुछ भी डिफाइन नहीं है, गिवन नहीं है, तो हमेशा आप क्या मानोगे, मास के टर्म में मानोगे। बट आप मास और मोल दोनों के टर्म में लिख सकते हो, ठीक है। इफ नथिंग हैज बीन स्पेसिफाइड वी टेक पीपीएम टू बी इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। हेंस ए 100 पीपीएम सॉल्यूशन मींस, देखो 100 पीपीएम सॉल्यूशन मींस क्या होगा कि 100, देखो यहां पर ध्यान से देखो, 100 ग्राम क्या होगा, सोल्यूट होगा, बट कितने में, पीपीएम लेते हैं 10 की पावर 6 में, मतलब 100 ग्राम सोल्यूट होगा 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 पीपीएम सॉल्यूशन मींस क्या होगा, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन एवरी 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को। यानी पीपीएम को कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे किसी भी सॉल्यूशन में मान लो ए किसी अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ए को पीपीएम में कैसे कन्वर्ट करोगे, पीपीएम में ए को कन्वर्ट करना है तो मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास जो भी सॉल्यूशन का इनटू 10 की पावर 6। देखो ये फॉर्मूला कैसे है, चलो मैं वो भी बता सकता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखो। तो बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है, शर्माना मत। तो देखो बच्चों यहां पर जैसे कि मान लो यहां पर 10, मान लो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, क्लियर है। इसको कब यूज करते हैं, जब क्या होगा, तुम्हारा सोल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। मान लो 100 ग्राम में प्रेजेंट है, मान लो 0. या फिर ऐसे लिख दो 10 की पावर -3 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। तो मैंने एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, कि मान लो 100 ग्राम सॉल्यूशन में अब सोल्यूट होगा कितना होगा, जब बहुत ही कम होगा, मतलब 10 की पावर -3 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। तो 100 ग्राम में इतने ग्राम प्रेजेंट है। तो देखो बच्चों 1 ग्राम अगर सोल्यूशन होगा तब बताओ कितने ग्राम प्रेजेंट होगा, तब बोलोगे 100 ग्राम इतने ग्राम है, तो 1 ग्राम एक सोल्यूशन में कितना होगा, इतने ग्राम क्या होगा, सोल्यूट होगा। क्या आई बात समझ में आप लोगों को। चलो ठीक है। अब बच्चों 1 ग्राम सोल्यूशन में इतने ग्राम होगा, और पीपीएम लिखने के लिए 10 की पावर 6 लेना है आपको। 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन अगर आप लोगे तो 1 ग्राम में इतने ग्राम सोल्यूट है, तो 10 की पावर 6 ग्राम में कितना होगा, 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 की पावर 6 ग्राम क्या होगा, सोल्यूट होगा। देखो बच्चों ये वाली वैल्यू आ रही है, तो इतने ग्राम सोल्यूट होगा, और इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, 10 की पावर 6 में कितनी वैल्यू आ रही है सोल्यूट की, उस वैल्यू को बोलते हैं पीपीएम। और इसको आप मास के टर्म में भी लिख सकते हो एंड मोल्स के टर्म में भी लिख सकते हो। अगर कुछ गिवन नहीं है तो हमेशा आप मास के टर्म में मानोगे। तो जैसे मैंने यहाँ मास का एक एग्जांपल ले लिया था, तो यहाँ पे ये क्या था, सोल्यूट का मास था, ये जिसको तुम पीपीएम में कन्वर्ट कर रहे हो, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ए को पीपीएम में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये देखो यहाँ पर ए का मास है, और 100 क्या था, ये टोटल मास था सोल्यूशन का, तो देखो टोटल मास हो गया इंटू 10 की पावर 6 देखो लिखा हुआ है। आई बात समझिए आप लोगों को। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो आप जल्दी से इसको नोट करिए। तो बच्चे देखो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मीन एटॉमिक मास के बारे में। तो मीन एटॉमिक मास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। तो पहले आप ध्यान से सुनो। तो इसके पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि इंफॉर्मेशन क्या है, कि आइसोटोप्स क्या होते हैं।
तो आइसोटोप्स क्या होंगे, जिनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन बट एटॉमिक मास क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। क्या आ रही बात समझ आप लोगों को? अब आप पूछोगे एग्जांपल क्या होगा सर बताइए, तो एग्जांपल भी चलो मैं लिख देता हूं। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, वो नेचर में 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक 1s1 होता है, एक 1s2 होता है और एक 1s3 होता है। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन 3 फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब देखो इनका ध्यान से देखो, ये एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक मास होता है। देखो तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, मतलब सेम है, और तीनों का एटॉमिक मास क्या है तुम्हारा, देखो डिफरेंट है, मतलब ये क्या हो गए, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए। ठीक है, वैसे नेचर में क्लोरीन भी क्या होगा, एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्लोरीन, एक होता है 17Cl 35 होता है, और एक 17Cl क्या होता है, 37 होता है। तो ये दो क्या होते हैं तुम्हारे, क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं। यानी अगर आपने कोई क्लोरीन सैंपल लिया तो उसमें क्या होगा, क्लोरीन के दोनों एलिमेंट होते हैं, यानी क्लोरीन 35 भी होता है, क्लोरीन 37 भी होता है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 35 होगा, इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 37 AMU होगा। बट मैंने अगर सैंपल ले लिया, मैंने पूछा बताओ इसका एटॉमिक मास कितना होगा, तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, क्लोरीन 35 भी है, क्लोरीन 37 भी है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, मीन एटॉमिक मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो मीन एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मैं इस पार्ट को रफ कर रहा हूं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गया है। चलो देखो मैं नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो इसी में। अब देखो मीन एटॉमिक मास समझ में आपको होता क्या है, मतलब कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब देखो यहां पे मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों से। जैसे कि बच्चों, मैंने अगर आपसे पूछा कि मान लो एक क्लास में मैंने टेस्ट लिया मान लो, और उस क्लास में 3 स्टूडेंट है। ठीक है, तो मैंने टेस्ट में पूछा कि बताओ बच्चों एक स्टूडेंट के जो नंबर आए हैं, देखो ध्यान से देखो, तो 3 स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट का नंबर कितने आए हैं, मान लो एक स्टूडेंट का 10 नंबर आ रहा है। मैंने पूछा बताओ बच्चों दूसरे स्टूडेंट के कितने नंबर आए हैं, उसके मान लो 12 नंबर आ गए 20 में से। मैंने पूछा था थर्ड स्टूडेंट के कितने नंबर आए हैं, 14 नंबर आ गए। क्लियर है आप लोगों को? तो 3 स्टूडेंट थे उस क्लास में, एक के 10 नंबर आ गए, एक के 12 आ गए, एक के 14 आ गए। मैंने पूछा बताओ बच्चों इसमें इस क्लास का एवरेज कितना है, तो तुम कैसे एवरेज निकालोगे। देखो तुम क्या करोगे, ऐसे करोगे कि इसके 10 है, इसके 12 है, इसके 14 है, तुम क्या करोगे 10 प्लस 12 प्लस 14 डिवाइड बाई क्या कर दोगे 3 कर दोगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे देखो वैल्यू क्या आएगी, तो देखो 10 प्लस 12 प्लस 14 कितना आएगा, 10 12 22 और 14 कितना होगा 36। तो 36 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 12 आ गया। यानी यहां पे मैंने पूछा बताओ एवरेज कितने नंबर आएंगे, एवरेज 12 आए हैं। क्लियर है? बट इस स्टूडेंट के क्या है, तो मैंने 12 नहीं है, इसके कितने हैं 10 है, इसके कितने हैं 12 है, इसके कितने हैं 14 है, बट एवरेज वैल्यू कितनी है, एवरेज वैल्यू 12 है। आई बात समझिए आप लोगों को। अब देखो चलो एवरेज निकाला कैसे, ध्यान से देखो। अब ये क्या था यहां पर, देखो ये जो लिखा हुआ ये क्या था तुम्हारा टोटल मार्क्स था, और डिवाइड बाय यहां पे क्या थे टोटल स्टूडेंट थे। तो टोटल मार्क्स बाय टोटल स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो वहां पे क्या आ गया एवरेज आ चुका है। क्या आई बात समझे आप लोगों को? तो मैं इस पार्ट को रफ करूं, जो जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया कि यहां हम लोगों ने एवरेज कैसे निकाला है। क्लियर है? सेम इसी टर्म का देखो इसी लॉजिक का यूज करेंगे हम लोग यहां पर। तो यहां देखो मैं यूज कैसे कर रहे हैं इस लॉजिक का, जैसे कि बोल रहा कि बताओ बच्चों देखो मान लो मैंने क्लोरीन का सैंपल लिया और उसमें टोटल एटम्स कितने हैं, देखो ध्यान से टोटल एटम्स है 100। ठीक है, क्लोरीन के सैंपल में टोटल 100 एटम्स है। अब बोल रहा है क्या होगा उसमें, क्या होगा 75% ये वाला क्लोरीन है। तो मतलब इस क्लोरीन के एटम्स कितने हैं, देखो ध्यान से ये सब अगर टोटल 100 है तो ये 75% है, मतलब ये 75 होगा। ठीक उसी प्रकार से देखो ये वाला एटम कितना होगा, ये वाला 25% है, तो 100 का 25% कितना होगा 25 होगा। यानी टोटल अगर 100 एटम्स है उस सैंपल में तो इसके 75 एटम्स होंगे, इसके 25 एटम्स होंगे। तो मैंने बच्चों से पूछा कि इसका तो एटॉमिक मास 35 है, इसका एटॉमिक मास 37 है, तो बताओ बच्चों इस सैंपल का एटॉमिक मास कितना होगा। क्लियर है? अब देखो एटॉमिक मास कैसे लोगे यहां पर, तो देखो बच्चों यहां पर कैसे निकालोगे टोटल मास डिवाइड बाई टोटल एटम्स।
सेम वही लॉजिक यूज किया जो भी पहले यूज किया था मार्क्स वाले में, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट से डिवाइड किया था, वैसे टोटल मार्क्स डिवाइड बाय टोटल एटम से डिवाइड कर दिया। अब अच्छा देखो टोटल मार्क्स कितना है, एक अगर ये 1 एटम होता तो उसका 35 mu होता, अब इसका 75 एटम्स है तो क्या होगा 75 इंटू 35 हो गया। क्या आई बात समझिए आप लोगों को। अब देखो बच्चों इसके एक एटम का मास 37 है तो 25 एटम्स का मास कितना होगा 25 इंटू 37 हो जाएगा। तो टोटल मास ऐसे हो गया, ऐसे ही एवरेज निकालोगे कि टोटल मास ने निकाल लिया, इतना टोटल मास है सैंपल का। अब टोटल मास इतने कितने, ये 100 एटम का मास है, एवरेज में 100 एटम का मास कितना है, इसके 75 एटम्स है तो एक का 35 तो 75 का 75 इंटू 35, इसका एक का 37 और 25 का क्या होगा 25 इंटू 37, यानी इस सैंपल का टोटल मास इतना आ चुका है। तो ये कितने एटम का मास है, ये 100 एटम का मास है, बट मुझे निकालना है एक एटम का मास, वही तो एवरेज होगा। तो इसको मैं क्या करूंगा टोटल से डिवाइड कर दूंगा, मतलब 100 से डिवाइड कर दूंगा, या फिर आप ये भी लिख सकते हो ऐसे करके भी लिख सकते हो, टोटल कितना है 75 प्लस 35 है। क्या आई बात समझो आप लोगों को। तो इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे, देखना वैल्यू सॉल्व करने भी कितनी आएगी 35.5 आएगी। क्लियर है, यानी मैंने पूछा मतलब पर एटम का एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा, वो 35.5 mu आएगा। क्या समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात को। देखो क्लियर है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो प्लीज ये वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है ना। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना मुझे, मैं कमेंट करके बता दूंगा, ठीक है। तो देखो टोटल एटम्स क्या हुआ, एवरेज मतलब होता है कि पर एटम का तुम्हें लेना है, अगर किसी भी एटम का एवरेज निकालो तो पर एटम का लेना है, तुम किसी मोल का एवरेज निकालो तो पर मोल का लेना है। क्लियर है, तो 100 एटम का मास कितना हो चुका है, इतना हो चुका है, तो एक एटम का मास कितना आएगा, इतना आएगा, तो ये एवरेज वैल्यू आ गई। तो वही पूछ रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना होगा, तो बच्चों देखो इसका आंसर कितना आ गया 35.5 AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है आप लोगों को। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गया है, तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। अब देखो अच्छा यहां से, यहीं से देखो मैंने यहां पे बता दिया कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, यानी टोटल मास जितने भी एटम्स का होगा डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर है। वैसे देखो यहां से बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज मोलर मास कैसे निकालोगे, एवरेज मोलर मास क्या होगा, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल मोल्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज मोलर मास बोलते हैं। क्या आई बात समझ में आप लोगों को। या फिर अगर आप पूछोगे सर एवरेज मोलर मास भी एक बार फिर से समझा दीजिए, तो देखो मैं वो भी समझा देता हूं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। तो देखो मैं एवरेज मोलर मास के बारे में बताता हूँ, एवरेज एटॉमिक मास तो मैंने आपको बता ही दिया, तो अगर आपको ये भी समझना समझ लो। देखो जैसे बच्चों मैंने एक बोला कि मान लो एक कंटेनर दिया है, ठीक है, ये मान लो कंटेनर है, इसमें क्या बोला मैंने, बोला होता है इसमें 1 मोल गैस है जिसका एटॉमिक मास कितना है 10 ग्राम है, यानी मोलर मास 10 ग्राम है, क्योंकि एक मोल के मास को मोलर मास बोलते हैं, और मोलर मास हमेशा क्या होता है ग्राम में लिखते हैं हम लोग। मान लो एक सेम मैंने और दिया कंटेनर है, उसमें भी क्या है 1 मोल गैस है, और इसका एटॉमिक मोलर मास कितना है 12 ग्राम है। फिर मैंने क्या किया, एक अलग लिया मान लो कंटेनर, उसमें भी मैंने 1 मोल गैस ली, मैंने बोला बताओ इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास 14 ग्राम है। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो बताओ बच्चों इस सैंपल में कितने मोल आ गए, तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, टोटल मोल कितने आ गए, यहां पर 3 मोल्स आ गए। अब 3 मोल्स आ गए, अब बता 3 मोल का मास कितना आया, तो ये 10 ग्राम था, ये 12 ग्राम था, और ये 14 ग्राम था, तो टोटल कितना हो गया 36 ग्राम हो गया। यानी इस कंटेनर में 3 मोल्स आ चुके हैं, और टोटल मास कितना हो चुका है 36 ग्राम हो चुका है। कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा हम लोगों ने, मास कभी भी क्या होता है तुम्हारा चेंज नहीं होता है, तो 10 12 14 मिला के कितना हो गया 36 हो गया। तो 3 मोल का मास 36 ग्राम है, तो देखो ध्यान से 3 मोल का ग्राम कितना है 36 ग्राम है। तो बच्चों मैंने पूछा कि बताओ 1 मोल का ग्राम कितना होगा, 36/3 ग्राम होगा, मतलब कितना आएगा 12 ग्राम आएगा। यानी इसको 12 ग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल के मास को क्या बोलते हो बताओ, 1 मोल के मास को बोलते हैं मोलर मास बोलते हैं। बट ये मोलर मास किसका है, ये मोलर मास एवरेज है, मतलब एक्चुअली मिक्सचर का मोलर मास है। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल के मास को बोलते हैं मोलर मास, बट ये मोलर मास क्या है, ये एक्चुअली मिक्सचर है तुम्हारा।
ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, ये क्या है, मिक्सचर की वैल्यू आई है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं, देखो यहां पे क्या बोलेंगे, मोलर मास ऑफ मिक्सचर। ये कितनी वैल्यू आ रही है, 36 डिवाइड बाई 3 यानी 12 आ रही है। क्या आई बात समझ में आप लोगों को। अब मोलर मास क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक मोल के मास को बोलते हैं मोलर मास, तो ये एक मोल का मास दिया है तो हम लोग बोल सकते हैं मोलर मास है। बट ये मोलर मास किसका है, ये मिक्सचर का है। क्लियर है। या फिर आप ये बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो वैल्यू आई एक्चुअल में एवरेज वैल्यू है, क्योंकि 3 मोल का मास इतना आ गया है तो एवरेज कितना आएगा, 12 ग्राम आ गया। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो, देखो ध्यान से, एवरेज मोलर मास, तो एवरेज मोलर मास भी कितना आ गया, 36 डिवाइड बाई क्या आ गया, 3 आ गया। तो देखो यहीं से मैंने फॉर्मूला बना दिया। तो एवरेज मोलर मास क्या होगा, 36 क्या था, वो टोटल मास था, तो देखो टोटल मास हो गया, और 3 क्या था, वो टोटल मोल्स था, तो देखो टोटल मोल्स से डिवाइड कर दिया। तो एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या आ गया, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल मोल्स आ गया। क्या आपको अभी भी कोई डाउट है, तो अगर आपको अभी भी, अगर मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आप लोगों को। तो अब क्या करना आप लोग, मैं और भी क्वेश्चंस देखो दे दूंगा आप लोगों को, आपको डीपीपी डिस्कस कर देता हूं अभी मैं। और आपको क्या करना है, जो मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डीपीपी में सॉल्व कर दूंगा, वो वीडियो आपको देखना है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आएगा तो डाउट पूछना है, और सम बेसिक कॉन्सेप्ट यानी एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है एक बार, यानी इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन और, एनसीईआरटी में क्या होगा, एक नॉर्मलिटी के ऊपर क्वेश्चंस दिए होंगे, तो नॉर्मलिटी के क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व नहीं करने हैं, क्योंकि अगर नॉर्मलिटी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है। क्यों, क्योंकि नॉर्मलिटी पढ़ाने के लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मुझे बताना पड़ेगा, और वह मैं अभी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि उसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, तब मैं आपको वहां पे फिर से नॉर्मलिटी के बारे में बताऊंगा। तो आप क्या करोगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे एनसीईआरटी में जितने भी दिए हुए हैं, और मैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा वो भी आपको सॉल्व करने हैं, फिर डीपीपी भी सॉल्व करनी है, ठीक है। बट कभी भी नॉर्मलिटी क्वेश्चन अभी आप नहीं छुओगे। जहां पे नॉर्मलिटी लिखाओ, नॉर्मलिटी मतलब कैपिटल एन करके लिखाओ, ऐसे करके लिखाओ, जैसे एम मतलब क्या होता है, मोलैरिटी होता है, वैसे एन मतलब क्या होता है, नॉर्मलिटी होता है, और वो नॉर्मलिटी को अभी आपको नहीं छूना है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। नोट करिए।